हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन किए थे पास्ट एडजस्टमेंट्स के साथ। चलिए आज हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके बच्चों दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में 15 आपको कराऊंगा, 14 आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही होमवर्क दे दिया। चलिए हम करते हैं 15। इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर आप साथ में पढ़ेंगे। लिखा है रमन एंड दमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 60:40। यानी अगर आप इसको और शॉर्ट करोगे तो 3:2 निकलेगा बच्चों ये। एंड फॉर द लास्ट 4 ईयर दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरीज ऑफ 50,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। कह रहा है और इनको सैलरीज दी जा रही हैं पिछले कुछ सालों से, जो कि हैं 50,000 और 40,000 रेस्पेक्टिवली। यानी 50,000 रमन को और 40,000 दमन को। The annual account have shown the following net profit before charging partner salaries। यानी ये कुछ सालों के प्रॉफिट्स गिवन है, लेकिन ये बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरीज है। फिर आगे ऑन 1 अप्रैल 2020 जीनू इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी। यानी उसको कोई भी सैलरी नहीं पे करते। ठीक है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स आफ्टर पार्टनर सैलरीज। यानी पार्टनर सैलरीज को पे करने के बाद। प्रॉफिट टू बी वेटेड एज ये 1 2 3, द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मीन्स 2020। ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 हम कर रहे हैं। इस तरफ हम लिखेंगे ईयर्स। तो ईयर बच्चों हमको जो प्रॉफिट गिवन है वो है 31 मार्च 2018, फिर है 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। तो ये हमको प्रॉफिट्स गिवन है, सॉरी इन डेट्स पे ये वाले प्रॉफिट्स गिवन है जो मैं अब लिखने वाला हूँ। 18 में हमको प्रॉफिट हुआ था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो हुआ था हमको 1,40,000। 19 में जो हुआ वो हुआ 1,01,000 एंड फिर हुआ 1,30,000। इसके बाद बच्चों कुछ एडजस्टमेंट्स हुई। तो बोला गया कि तीनों को सैलरी देनी थी। ठीक है। और जो हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, सॉरी तीनों को नहीं, दोनों को, यानी रमन और दमन को सैलरीज पे करनी थी 50,000 40,000 रेस्पेक्टिवली। हालांकि हमने 1 अप्रैल 2020 को जब जीनू को एडमिट किया तो उसको कोई भी सैलरी पे नहीं करनी, लेकिन इन दोनों की सैलरीज बच्चों हम हर साल पे करते हैं। ठीक है। चलिए, तो आपको पता है अगर हम पार्टनर्स का कुछ भी रेम्यूनरेशन देते हैं तो एडजस्टमेंट्स वाला जो मैंने आपको फॉर्मेट लिखवाया था, या एक टॉपिक जो लिखवाया था फॉर्मूला, उसमें मैंने आपको बताया था पार्टनर्स का जो भी रेम्यूनरेशन होता है वो लेस हो जाता है। तो यानी इनकी सैलरीज लेस हो जाएंगी, यानी हर साल हमें इनको 90,000 सैलरी पे करनी ही पड़ती है, तो वो चीज़ लेस हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर आफ्टर पार्टनर सैलरीज। यानी आपको पहले पार्टनर की सैलरीज दे देनी है, उसके बाद जो करेक्ट प्रॉफिट बचेगा या रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचेगा उस पर आपको कैलकुलेट करना है इनका गुडविल। तो अगर आप देखोगे यहाँ 50,000, यहाँ बचेगा बच्चों 11,000 और यहाँ बचेगा 40,000। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। चलिए, अब इसमें पहले मैं आपको समझा दूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। तो इसका फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का बच्चों टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कितना इनका वेट था, यानी टोटल ऑफ वेट्स। क्लियर है? तो करेक्ट प्रॉफिट जब मैंने निकाला, इसी के साथ आपको यहाँ पे निकाल लेना है वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते सर? तो जो आपने करेक्ट प्रॉफिट निकाला है
उसी में आपको वेट को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि इसका वेट था 1, इसका वेट था 2 और इसका वेट था 3। लिखा था ना, जो सबसे बड़ा वेट है वो सबसे बाद वाले ईयर को देना है, यानी सबसे बाद वाला ईयर 2020 है। तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 50,000 ही रहेगा 1 से मल्टीप्लाई होके, ये हो जाएगा 22,000 एंड ये हो जाएगा 1,20,000। तो इसका जब आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, 1,92,000 आएगा। क्लियर है ये 1,92,000 कैसे आया? ठीक है, तो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों, 1,92,000 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ वेट यानी कि जो भी वेट्स आपने लगाए यहाँ पे 1 2 3 इनका टोटल, तो इनका टोटल कितना बन रहा है 6। तो जब आप 1,92,000 को डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो आंसर इज 32,000। क्लियर है, इजी था। फिर इसके बाद बच्चों अगर मैं गुडविल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्योंकि क्वेश्चन में हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा, लेकिन मेन हमको गुडविल निकालने को बोला है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैंने निकाला था 32,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि इस क्वेश्चन में था 4। तो आंसर इज 1,28,000। यह आपका बच्चों मेन आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आप इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, यह आपका पूरा करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट का ही क्वेश्चन, लेकिन हम करेंगे इसको विद एडजस्टमेंट। यानी एक क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं जिसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट है और उसमें हमको एडजस्टमेंट्स भी सॉल्व करनी पड़े। तो ऐसा क्वेश्चन मैं निकालता हूँ बच्चों। तो एक ही क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। आप नोट डाउन कर लो इसको। लिखा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। ठीक है, यानी पिछले 4 साल का हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है, जबकि ईयर ऑफ परचेज है सिर्फ 3। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर, यानी कुछ पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स हमें गिवन है। ठीक है, ये भी द वेट असाइन टू ईच ईयर, यानी 17 को दिया 1, 18 को 2, 19 को 3 और 20 को 4, यानी ये इनके वेट्स गिवन है हमको। ठीक है, उसके बाद यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन है यानी एडजस्टमेंट्स हैं बच्चों ये, क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट अब हम निकाल रहे हैं विन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। तो पहली एडजस्टमेंट में बोला ऑन 1 अप्रैल 2017 अ मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकन फॉर 10,000 विच वॉज चार्ज टू रिवेन्यू। ओहो, द सेड सम इज टू कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन subject to adjustment of depreciation of 10% per annum on written down value method। कह रहा है हमने 10,000 का रिपेयर कराया था एक प्लांट और उसको हमने रिवेन्यू नेचर में ट्रांसफ़र कर दिया। तो बच्चों ये गलती है, हमको कैपिटल नेचर ही मानना चाहिए था उसको, क्योंकि हमने प्लांट रिपेयर कराया था। आप अगर प्लांट रिपेयर या मशीनरी रिपेयर कराते हो तो उसको भी परचेज़ की तरह ही माना जाता है, और इसका 10% डेप्रिसिएशन लगाना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो ये वाला पॉइंट तो मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है बच्चों। फिर लिखा है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 19 वर ओवर वैल्यूड बाय 1,000 एंड 2,000 रेस्पेक्टिवली। बोला गया कि आपका जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है 1,000 और 2,000 से 18-19 का। चलिए ठीक है। फिर बोला टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 5,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। बोल रहा है कि हमें हर साल 5,000 रुपये चार्ज पे करना पड़ता है गुडविल वैल्यूएशन करते टाइम। ठीक है, चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले ईयर। तो बच्चों हमको यहाँ पे पिछले 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, जो कि स्टार्ट होते हैं 31 मार्च 17 से।
ठीक है, तो ये मेरे ईयर हो गए। यहाँ पे मैं अभी प्रॉफिट्स लिखने वाला हूँ अपने इस ईयर के। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा जो जो हमारी एडजस्टमेंट्स हुई। एडजस्टमेंट्स के बाद यहाँ पे आएगा बच्चों फिर करेक्ट प्रॉफिट, और फिर आता है बच्चों क्या, वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, सेम ही है, बस इसमें एडजस्टमेंट्स आ गई, बाकी तो बच्चों सेम ही है। ठीक है, तो चलिए प्रॉफिट जो जो गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। 17 में हमको प्रॉफिट गिवन है 25,000 का, 18 में प्रॉफिट है 27,000, और 19 में है 46,900, और 2020 में जो प्रॉफिट है वो है 53,810। ठीक है, चलिए तो एडजस्टमेंट नंबर 1 बोल रहा ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी 1 अप्रैल 2017 को ये चीज़ हुई, यानी वो ये वाला ईयर होगा बच्चों। देखो 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018, यानी ये वाला ईयर हुआ वो। बहुत से बच्चे यहाँ उसको कर देंगे एडजस्ट, तो वो गलती है। ठीक है, इस वाले ईयर में हुआ है वो चीज़। तो आपको पता है आपने जो भी परचेज़ किया होता है या फिर आपने जो भी रिपेयर किया होता है वो वैल्यू आप यहाँ पे ऐड करते हो, अगर आपने उसको रिवेन्यू नेचर के तरीके से सॉल्व किया है तो। ठीक है, इसके बाद चलिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ एक चीज़ कि हमने 1 अप्रैल 2017 को 10,000 की एक मशीन खरीदी, तो बच्चों उसको 31 मार्च 2018 में डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में 10% है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो पूरे ईयर का लगेगा बच्चों 1000, फिर बचेगी ये 9,000 1/4/2018 को। उसके बाद फिर से क्या आएगा बच्चों, 31 मार्च 19 आएगी, और फिर से 10% यानी 900 लगेगा, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। ठीक है, फिर ये बचेगी 8100 की 1 अप्रैल 2019 को, और फिर से डेप लगेगा बच्चों 810, कब, 31 मार्च 20 को, क्योंकि रिटर्न डाउन फॉलो हो रहा है बच्चों। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो होता तो कॉस्ट पे ही लगता रहता, यानी 1000 ही इस पे लगता रहता। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का आपको समझ आया, और डेप्रिसिएशन बच्चों लेस होता है, तो यहाँ पे 1000 का डेप्रिसिएशन लेस होगा। उसके बाद इस ईयर में डेप्रिसिएशन लगा 900, तो वो भी लेस होगा। उसके बाद इस ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगा 810, वो भी लेस हो जाएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 1 आपको समझ आई कैसे की मैंने। ये बच्चा आपको वर्किंग में करना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे मुझे आपको सिर्फ समझाना था, इसलिए मैंने इसी पेज पे किया इसको। बाकी ये जो है वर्किंग नोट में करना है आपको। ठीक है, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 मेरी सॉल्व हो गई। ये वाली एडजस्टमेंट तो हमने पहले भी सॉल्व करी हुई है। फिर एडजस्टमेंट नंबर 2 में उसने बोला कि आपका क्लोजिंग स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड, यानी क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 18 और 19 का, तो बच्चों वो चीज़ लेस होती है। यानी 18 में ओवर वैल्यूड है तो 18 में से भी लेस हो जाएगा, जो कि है 1000, और 19 में से भी लेस हो जाएगा, जो कि है 2000 रेस्पेक्टिवली लिखा था ना बच्चों। 18 19 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 1000 एंड 2000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है बच्चों, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो उसके लिए फिर से यहाँ पर वर्किंग नोट ही समझ लीजिए आप। यहाँ बच्चों था 1 अप्रैल 2018, फिर आया होगा 31 मार्च 2019। यहाँ से मैंने अपना बिज़नेस करना स्टार्ट किया। पूरे साल बिज़नेस चला चला चला, यहाँ से चलता रहा चलता रहा चलता रहा, ये आ गई बच्चों एंडिंग। यहाँ मैंने बिज़नेस एंड कर दिया अपना। बिज़नेस एंड करने का मतलब है ईयर एंड हो जाना। बिज़नेस एंड ये नहीं कि बिज़नेस बंद कर दिया हो, सिर्फ ईयर एंड हुआ है, यानी इस साल में अब जो बिज़नेस किया वो सिर्फ इतने टाइम ही करूँगा, यानी 12 मंथ्स में ही बिज़नेस करा होगा मैंने। उसके बाद मैं अपनी बुक्स क्लोज कर देता हूँ। फिर बच्चों इसके जस्ट नेक्स्ट डे यहाँ पे मान लेते हैं हम, जो कि होता है 1 अप्रैल 2019। इसका जस्ट नेक्स्ट डे जो होता है 1 अप्रैल 2019, ये ईयर चलेगा फिर 31 मार्च 2020 तक। तो इस जस्ट नेक्स्ट डे एक न्यू अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा, जिसमें मैं यहाँ की चीज़ें ही अपने बिजनेस में यहाँ पे लेके आ जाऊँगा ओपनिंग में। फिर ये बिज़नेस ओपनिंग से यहाँ क्लोजिंग तक चलता रहेगा, और फिर से न्यू ईयर स्टार्ट होगा, यानी जस्ट नेक्स्ट डे मैं अपने वही सारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ जो भी हैं वो नेक्स्ट डे पे ट्रांसफ़र कर दूंगा या नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर लूँगा। तो बच्चों ऐसा ही हुआ, यानी पिछले साल अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरा ज़्यादा था
तो इस साल में मैंने उसको ओपनिंग स्टॉक भी तो ज़्यादा लिखा होगा। ये बात आप ध्यान से सोचो। पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है बच्चों, वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक होता है, क्योंकि पिछले साल हम क्लोज करके गए तो क्लोजिंग स्टॉक बचा, और नेक्स्ट डे ही आके जब मैं एक नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट करूंगा जो कि 1 अप्रैल 2019 को होगा, तो उस दिन वो क्या बन जाएगा, उस दिन वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो अगर मेरी क्लोजिंग ज़्यादा थी तो वो तो मैंने लेस कर ली, लेकिन यहाँ पे अगर 18 में 31 मार्च 18 को क्लोजिंग ज़्यादा थी तो अगले ईयर ओपनिंग स्टॉक भी तो ज़्यादा होगी, और अगर अगले ईयर 1000 से ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होगी तो वो चीज़ ऐड हो जाती है। ठीक है। और सेम फिर अगले साल अगर मेरा 2000 का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा था, यानी अगर यहाँ पे मैंने 2000 ज़्यादा लिखे हुए हैं, तो इसका नेक्स्ट डे यानी न्यू ईयर जो आएगा यहाँ पे भी 2000 ज़्यादा ही आए होंगे, यानी ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर भी ओवर वैल्यूड होगा 2000 से। ये बात अगर आपको क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप मेरे से बच्चों कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से आपको ये समझाऊंगा। नहीं तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों, बहुत ईजी है। पिछले साल अगर मैं कोई चीज़ ज़्यादा छोड़ के आया हूँ या ज़्यादा मैंने लिख दिया, तो इस साल जैसे ही आके मैं न्यू बुक ओपनिंग करूँगा तो वहाँ पर भी उस चीज़ को मैं ज़्यादा ही शो करूँगा, यानी एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट पड़े फिर ये। ठीक है। थर्ड एडजस्टमेंट में बोला कि हमें 5000 पे करने पड़ते हैं, तो हर साल अगर मैं 5000 पे करूँगा तो 5000 लेस हो जाएंगे हर ईयर से, क्योंकि हर ईयर मेरे को मैनेजमेंट कॉस्ट पे करनी पड़ती है। क्लियर हुआ। तो करेक्ट प्रॉफिट यहाँ का बचा बच्चों 20,000, और यहाँ का कितना बचेगा 30,000, यहाँ का 40,000 और यहाँ का 50,000। तो ये इनके करेक्ट प्रॉफिट बचे, जिनमें हमको वेट गिवन था जो कि 1 2 3 4 था, तो मैं मल्टीप्लाइड कर लूँगा इनके वेट से, तो वेट से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये आ गया 40,000, ये आ जाएगा बच्चों 60,000, सॉरी ये 20 आएगा, 20,000 इंटू 1 है ना, क्योंकि फिर 30 इंटू 2, फिर ये, फिर 2 लाख रुपए। तो ये बच्चों टोटल बनेगा 4 लाख रुपीज़। ठीक है। तो चलिए आप इतना भी नोट डाउन मत करो, पहले मैं आगे सॉल्व करा देता हूँ। इसके बेस पे ही अगर मैं आगे लिखूँ कि सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है, तो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट जो कि आया इस क्वेश्चन में 4 लाख डिवाइडेड बाय इनका वेट का टोटल, तो टोटल ऑफ वेट यानी इनका आप टोटल कर सकते हो जो कि 10 आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 40,000। फिर सर हमको तो गुडविल निकालने को बोला था, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो कि है 40,000 मल्टीप्लाइड बाय इनका नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था 3, तो 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज है, यानी टोटल जो आंसर आया वो आया 1,20,000। ठीक है, समझ आया। चलिए अब आप इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, और फिर इस पेज को भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है। ठीक है, तो आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ। आपको होमवर्क करना है बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 8, इजीली हो जाएगा आपसे। फिर करना है इलस्ट्रेशन नंबर 9, नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। यहाँ पे ये कंप्लीट क्वेश्चन है, और यहाँ पर इसका ये आंसर भी आप आंसर मैच कर लेना। 4,20,000 आ रहा है इस क्वेश्चन का। ये 2 क्वेश्चन आपको इलस्ट्रेशंस के करने, और एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ का दिया था क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो ये 3 आपके क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक और न्यू इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों आप ये वीडियो रिवाइज करते रहें और होमवर्क टाइम पे करते रहें। थैंक यू बच्चों।